मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। संस्कृतं संस्कृतिं च हृदि निधाय अहर्निशं संस्कृतसेवारताः कर्मपरायणाः प्रियदर्शकाः विनम्रम् अभिवादनम्। वार्तावल्याः नवे अंके भवतः सर्वान् अभिवादये अहं ऋचा। सबल समाज रचनायै प्रबलतया प्रयतमानाः प्रियदर्शकाः अहमपि एषा ऋचा एव वन्दे भवतः सर्वान्। ऋचे अस्माकं संस्कृत्यां शास्त्रचर्चायाः शास्त्रार्थस्य च सुदृढ परम्परा विराजते। परम्परा एषा आविश्वं जनान् ज्ञानार्जनाय उद्बोधयति। सत्यमेतत्। परं यदा कदा विशेषस्थलेषु मौनस्य अपि महत्ता शास्त्रपण्डितैः प्रतिपादिता एव। विषयम् एतदेव विशदयति अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितम्। भद्रं भद्रं कृतं मौनम् कोकिलैर्जलदागमी दर्दुरायत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाया करती हैं, क्योंकि जहां मेंढक टरटराते हैं वहां चुप रहना ही शोभा देता है। During the rainy season, cuckoos do not sing but remain silent, because when there is noise of croaking of the frogs, it is better to be silent and not to degrade your talent. साधु अतएव उच्यते मौनं मननशीलत्वम् इति। सुभाषितवचनानि सर्वदा अनुपाल्यन्ते अस्माकं कर्तव्यपरायणैः वार्ताहरैः। तर्हि आयान्तु दर्शकाः अस्माकं प्रवाहि वार्ता माध्यमेन जानीमः देश विदेश स्तरीयान् प्रमुख घटनाक्रमान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ नगरे ऐषमः उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनान्तर्वर्तिन्याः प्रदर्शन्याः अपि अवलोकनं कृतवान्। उत्तर प्रदेशे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलनद्वारा महान् निवेशः सम्भाव्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटकस्य तुमकुरु क्षेत्रे HAL इत्येतस्याः संस्थायाः उदग्रयान निर्माणैककं राष्ट्राय समर्पितवान्। एशिया महाद्वीपे बृहत्तमी उदग्र निर्माण सौविध्य समन्विता एषा उदग्र निर्माणी अस्ति। प्रारम्भे अत्र न्यून भार प्रयोगान्वितानाम् उदग्रयानानाम् उत्पादनं करिष्यते। श्रीहरिकोटास्थ सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रात् SSLV-D2 इति नूतनायाः क्षेपण्याः सफलतया प्रक्षेपणं जातम्। चेन्नई नगरस्य अन्तरिक्ष क्षेत्रीयायाः आरब्धोद्यमस्वभावायाः स्पेस किड्स इत्याख्यायाः संस्थायाः आजादीसैट 2 इत्यस्य उपग्रहाः देशस्य 750 छात्राभिः विकसिताः इति अत्र अवधातव्यं तथ्यम्। गुजरात राज्ये G20 इत्येतस्य पर्यटन कार्यसमूहस्य 3-दिवसीय उपवेशनस्य अन्तिमे दिने सम्बद्धेन अन्ताराष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलेन हडप्पा सभ्यतायाः धौलावीरा नगरस्य संरचना वीक्षिता। यूनेस्को इत्येतस्य विश्वरिक्थसूच्यां समाविष्टं धौलावीरा नगरं ख्रीष्टात् प्रायः 5-4 वर्ष पुरातनम् अस्ति। विश्वप्रसिद्धे कच्छ क्षेत्रे एतेन अन्ताराष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलेन तावत् योगसत्रे भागः गृहीतः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतद्वारा निक्षेपमित्यां 25 धाराङ्कानां वृद्धिः कृता। प्रवर्तमान मासत्रयावधौ महार्घतामितिः प्रतिशतं 5.5 अपि अधिका स्यात् इति अनुमितम्। सहैव आगामि वर्षस्य सकलगृह्योत्पादमितिः प्रतिशतं प्रायः 6.5 भवेत् इति आकलितम् अस्ति। दक्षिण कोरिया भारतयोः 50 वर्षाणां कूटनीतिकसम्बन्धस्य सम्पूर्त्यवसरे कोरिया देशस्य 8,100 बौद्धतीर्थयात्रिकाणां समूहः फेब्रुवरी मासस्य 9 दिनाङ्कतः मार्च मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् बौद्धधर्मस्य 7 प्रमुख तीर्थस्थलानां भ्रमणं करिष्यति। सारनाथतः आरभ्य श्रावस्तीपर्यन्तं यात्रा एषा भविष्यति।
तुर्की सीरिया देशयोः दुरापादिते विनाशकारि भूकम्पे 15,000 जनाः मृताः, 30,000 जनाः आहताः च। भारतं समेत्य अनेकदेशैः भूकम्पद्वारा दुष्प्रभावितानां जनानां सर्वविधं सत्वरं साहाय्यं क्रियमाणम् अस्ति। भारतेन नागपुरे क्रीडितायां प्रथमनिकषस्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलम् एकपर्यायेण 32 धावनाङ्कैः च पराजितम्। स्पर्धापुरुषः रवीन्द्रः जडेजाः चितः जातः, येन स्पर्धायाम् आहत्य 7 क्रीडकाः बहिष्कृताः, 70 धावनाङ्काः च अर्जिताः। एवं साम्प्रतं शृङ्खलायाम् एकस्पर्धाजयपुरस्सरं भारतेन अग्रत्वं भज्यमानम् अस्ति। ऋचे संस्कृत जगति अपि सततम् एव नानाविध घटनाक्रमाः निरन्तरं प्रवर्धन्ते। आम, कः अत्र विशेषः? यथा संस्कृतेतरं जगत् तद्वत् एव ननु संस्कृत जगदपि। सत्यमुक्तवती भवती। अत एव एतस्मिन् जगति अपि नाना घटनाक्रमाः जायन्ते एव। आम, तर्हि दर्शकाः, नाना घटनाक्रमेषु अन्यतम घटनाक्रमः एकः नागपुर सम्बद्धः महत्वपूर्णः। तत्र अचिरात् एव संस्कृत संस्कृतिं संवर्धयितुम् अखिल भारतीय छात्र सम्मेलनं समायोजितम्। प्रिय प्रेक्षकाः, प्रस्तूयते अत्र तद्गतम् एव वृत्तमिदम्। संस्कृत भारती न हि केवलं भारते प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे संस्कृतस्य प्रचारम् उद्दिश्य समये समये संस्कृतान्वितान् अनेक कार्यक्रमान् आयोजयति। अत्रैव क्रमे अखिल भारतीयं छात्र सम्मेलनमपि आयोजितं गतम्। जनवरी मासान्ते नागपुरस्य रेशीमबाग स्थले डॉक्टर हेड्गेवार स्मृति मंदिर परिसरे संस्कृत भारती द्वारा 3 दिवसीयः अखिल भारतीयः छात्र सम्मेलनपरः कार्यक्रमः आयोजितः, यत्र विविध प्रान्तेभ्यः छात्राः सम्मिलिताः। हस्तेषु ध्वजं सन्धार्य छात्रैः शोभायात्रायां सहभागिता अपि समाचरिता। एतस्य अखिल भारतीय छात्र सम्मेलनस्य उद्घाटनं भाजपा दलस्य अखिल भारतीय युवा मोर्चा इत्येतस्य अध्यक्षः सांसदः च तेजस्वी सूर्या इत्यसौ विहितवान्। आत्मीय विद्यार्थी बान्धवाः, सादरं वन्दनानि। विशिष्ट कार्यक्रमे अहमिदानीम् अस्मि। सर्वे अपि अत्र युवानः संस्कृत भाषायाः वदन्तः सन्ति। सुन्दरं दृश्यम् एतत्। अहमपि बाल्ये संस्कृतं वदामि स्म। अहं बालकेन्द्रस्य छात्रः अस्मि। द DNA of भारतीय संस्कृति is in the Sanskrit language। आप जब तक संस्कृत नहीं समझ पाएंगे तब तक भारतीय समाज को आप नहीं समझ पाएंगे। कार्यक्रमे अध्यक्षत्वेन शीर्ष न्यायालयस्य पूर्वः मुख्य न्यायाधीशः शरद अरविन्द बोबडेः संस्कृत विषये निज विचारान् प्रस्तुतवान्। Or Sanskrit which will not offend anybody's religious faith, because even dharma in its root meaning is sadharyate ki dharma. What brings people together and what holds people together is dharma. We are not talking of dividing society in any way on the lines of language. But Sanskrit is a viable secular language. So secular that it can even be used by computer. विश्व संस्कृत लघु चलचित्रोत्सवे विजेतृ सम्मानन कार्यक्रमः अपि अत्र सुसम्पन्नः। चलचित्र निर्माणार्थं प्रशिक्षण विषये श्री योगेश जी सोमण महोदयस्य उद्बोधनं छात्राणां कृते अतीव उपयोगी अवर्तत। सम्मेलनस्य अन्तर्गतं नागपुर महानगरपालिकायाः आयुक्तः श्रीमान् राधाकृष्णन् बीत्येषः ज्ञान गंगा प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं विहितवान्। विश्व संस्कृत लघु चलचित्रोत्सवे कोरोना कालस्य परिस्थितिः समाश्रित्य सृष्टस्य गोविन्द गीतायनम् इत्यस्य नाटकस्य मनोहारिणी प्रस्तुतिः जनमनांसि आह्लादितवती।
अखिल भारतीय छात्र सम्मेलनस्य समापन सत्रे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुखः शिरीष वर्यः जिज्ञासा समाधानं कृतवान्। एतत् छात्र सम्मेलनं संस्कृत प्रसार कार्याय अद्वितीयं सिद्धं भवेत्, यतः प्रत्येकस्मिन् राज्ये संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयेषु युवानः प्रमुख भूमिकायां सन्तः नवप्रकल्पनाभिः संस्कृत कार्यं करिष्यन्ति। यद्यपि युव संस्कृत शक्तेः आरम्भः एषः, तथापि कालान्तरे एषा युवा शक्तिः संस्कृताय किञ्चित् अकथितं कल्पयिष्यति इति अनेकेषां दृढमतिः। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। अयि ऋचे सम्मेलनम् एतत्तु नूनमेव आह्लादकरम् इति मन्ये। अधुना तावत् अग्रेसरामः एतत् साप्ताहिकं विशेष संवादक्रमं प्रति। आम्, अद्य अस्माभिः सह त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् उपस्थितः अस्ति संस्कृतानुरागी पर्यावरणविद् डॉक्टर पी.के. जोशी वर्यः। तर्हि उपस्थापयामः विशेष साक्षात्कारमेतत् भवतां भवतीनां च पुरस्तात्। विविधेषु संस्थानेषु विशेषतः साम्प्रतं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये अध्ययनक्रमे यः वर्तते प्रोफेसर पवन कुमार जोशी महोदयः, सः वर्तते अस्मदीयः संवादातिथिः वार्तावल्यां। महोदय, भवतां प्रथमं तु स्वागतं, नमः च अस्मदीये कार्यक्रमे। भवदीयः अध्ययनाध्यापनक्रमः समग्रः अपि वस्तुतः पर्यावरणविज्ञानेन सम्बद्धः अस्ति। तर्हि मम प्रश्नः एषः यत् गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालयस्य अध्ययन जातं यद् अस्ति भवत्सम्बद्धं, तद्वारा नाम भवान् कियान् लाभान्वितः जातः? जी, मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से अपनी पूरी पढ़ाई की है और ये पर्यावरण विज्ञान में मैंने स्नातक किया और फिर उसके बाद वहाँ पीएचडी भी की। जो मेरा कौशल जो है वो सुदूर संवेदन और जीआईएस में है। गुरुकुल से पढ़ने से मुझे एक किसी भी क्रम में वैज्ञानिक जांच और शोध का एक पक्का आधार मिला। और जितना मैं याद करता हूं कि शुरू के दिनों में जब हमको पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया गया तो एक पाठ्यक्रम हुआ करता था वैदिक परिस्थितिकी, जिसका अध्ययन से हमें वेदों का क्या महत्व है पर्यावरण विज्ञान में और पर्यावरण विज्ञान उस समय किस तरह से देखा जाता था, इसके बारे में हमें पढ़ाया गया। इसके साथ ही गुरुकुल का एक अपना ही माहौल रहा, जो भारतीय संस्कृति और वेदांत से जुड़े रहने का जिसने मुझे अवसर दिया। मुझे अभी भी ध्यान है कि हर वर्ष में हमारा जब भी एकेडमिक सेशन शुरू होता था तो वो वार्षिक हवन से होता था, जिसमें हम लोग सम्मिलित होते थे। और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, उसका एक विशिष्ट प्रभाव पड़ा है मेरी कार्यशैली में। और जिस तरह से मैं वर्तमान में समस्याओं को देखता हूं, तो मुझे जो हमारी संस्कृति है उसने एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान दिया है। शुभनम। महोदय, अचिरादेव विश्व आर्द्रता दिवसः नाम विश्व आर्द्रभूमि दिवसः आमानितः। तत्र अपर शब्दैः उच्यते यत् विश्वानूपदिवसः इति तत्र आयोजितः अभवत्। तर्हि भवान् पर्यावरणविज्ञानी आधुनिकः अथ तर्हि एतस्मिन् विषये संस्कृतसन्दर्भैः सह संयोज्य किञ्चित् नवीनं तथ्यं प्रकाशयितुम् अर्हति भवान्? जब भी आप प्राचीन संस्कृत वैज्ञानिक ग्रंथ देखें, जिस समय वो लिखे गए थे और जब भी उनकी चर्चा हुई, तब शब्द पर्यावरण, आर्द्र भूमि, पारिस्थितिकी, इस तरह के शब्द मौजूद नहीं थे। तो जितने भी हम ग्रंथ देखते हैं उनमें प्रकृति शब्द का इस्तेमाल किया गया है और प्रकृति के लिए सूर्य, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि, जो ये 5 तत्व जो हैं, इनके बारे में बात की गई है। सो इन देवों का मनुष्य के लिए और अन्य जीव जंतुओं के कल्याण के लिए कामना करते हुए इसका एक विशिष्ट उल्लेख है और जिससे हम समझते हैं
कि जो आज वर्तमान में जिसको हम पर्यावरण कहते हैं या आर्द्र भूमि या जैव विविधता जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रकृति के चारों ओर घुमा करती थी। और अगर इन चीजों को हम बहुत ही व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आया है, और खासतौर जब उन्होंने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो आज वर्तमान स्थिति में उसको आप आपदा प्रबंधन कहेंगे। इसी तरह से जब भागीरथी का जिक्र आता है कि वो गंगा को हिमालय से या स्वर्ग से जमीन पर लाए थे, तो आपको कहीं ना कहीं वो सिविल इंजीनियर या हाइड्रोलॉजिस्ट उसमें दिखाई देते हैं। तो हम वर्तमान जो परिभाषाएं हैं उनको यदि हम कोशिश करें देखने की, तो हम पाएंगे कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया। मृदायाः वर्णं दृष्ट्वा मृत्तिकायाः प्रकृतिं वा दृष्ट्वा वस्तुतः जलोपलब्धता विषये अपि बृहत्संहितादिग्रन्थेषु तत्र बहु किमपि लिखितमस्ति। तर्हि नाम एतादृशानि यानि उद्धरणानि भवन्ति तानि कथमिव आधुनिक विज्ञानिनः ये भवन्ति तान् उपकुर्वन्ति? भवान् लाभान्वितः जातः कदाचित् नाम एतादृशानि उद्धरणानि नाम पठित्वा? जब आचार्य वाहामिहिर का जो बृहत संहिता ग्रंथ है उसको यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें भूमिगत जल विज्ञान की काफी विस्तृत विवरण है, और वो विवरण सारे वैज्ञानिक हैं। और आज की तारीख वर्तमान में भी जब हम देखते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लिंकेज हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में है, जिसको हम लोग जनरली ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं, जो लोकाकिक परंपराएं जिनको हिंदी में कहा जाता है, तो उनका इस्तेमाल होता है। वो इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है। उधर कहीं ना कहीं जब गांव में आप एरियाज में जाते हैं तो उधर भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। एक हम लोग देखते हैं कि पुराने कुएं जो हैं या बावड़ी जिनको कहा जाता है दिल्ली के आसपास, वो सभी इसी तरह की लौकिक परंपराओं और इस तरह के ज्ञान से ही बनी गई है, और आज की तारीख में भी उसमें जल की उपलब्धता है। तो मेरा मानना है कि जो हमारी बृहत संहिता में जो इसके बारे में भूमिगत जल के बारे में जो चीजें कही गई हैं वो पूरी वैज्ञानिक हैं, और उसका आज वास्तविकता में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चाहे वो बारिश हो, चाहे प्रकार की वनस्पति हो, जिनको हम इंडिकेटर्स मानते हैं कि किस स्थिति में कहाँ कितनी गहराई में पानी मिलेगा, इसका ज्ञान हमें कहीं ना कहीं इन ग्रंथों से मिलता है। साम्प्रतमेव टर्की देशे भूकंपः आगतः। वस्तुतः प्राणिविज्ञानम् आश्रित्य अपि नाम भूकंपस्य पूर्वसूचना लभ्यते इति पक्षिणः यथा कूजन्ति पूर्वत्र एव पूर्वमेव, शुनकाः इतस्ततः धावन्ति। तर्हि एतादृशानि नाम उदाहरणानि अथवा सप्रयोगं यदा यत्किमपि लिखितं स्यात् तत्र संस्कृते साहित्ये कथञ्चित् लभ्यते। तर्हि ईदृशानि उद्धरणानि कथमिव उपकुर्वन्ति आधुनिकविज्ञानिनम्? देखिए, कोई भी संस्कृति और हिंदू इन शब्दों को यदि जानता है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या को बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो जब भी हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप का बहुत बार उल्लेख किया गया है, खासतौर जब हम महेश शिव की जब हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो आज की तारीख में हम लोग समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। और अगर आप वैदिक लिटरेचर में इसको पढ़ें तो कहीं ना कहीं 8 दिशाओं में 8 हाथियों की तुलना जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उससे की गई है। फिर आपको और भी लिटरेचर है, जैसे सागर पंच सिद्धांत की ग्रंथ है, बृहत संहिता है। इनमें भी बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो आधुनिक विज्ञान से मिलती हैं और जो हमें बताती हैं कि ये वायुमंडलीय हवा के कारण या मेघों के कारण या जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आता है। तो वो बहुत ही रिलेवेंट है, जो आज की आधुनिक विज्ञान में जिस तरह से उल्लेख किया गया है वो आप पाएंगे कि हमारे संस्कृत के जो भी लेख रहे हैं, जो भी ग्रंथ रहे हैं, चाहे अथर्ववेद है या चाहे संहिताएं जितनी भी हैं, उनमें इनका बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। जी, अंतिमः प्रश्नः मम यत् संस्कृतं पर्यावरणविज्ञानं च वस्तुतः नाम अन्योन्याश्रय सम्बन्धयुतः अयं विषयः। तर्हि आधुनिकाः ये सन्ति जनाः ते
प्रायशः आक्षिपन्ति यत् वस्तुतः सर्वं संस्कृते अस्ति, परन्तु तथाविधमपि नास्ति यत् अधुना नाम प्रासङ्गिकं स्यात्। तर्हि भवान् यतोहि पर्यावरणविज्ञानी, संस्कृतेऽपि स्निग्धः जनः, तर्हि एतादृशान् विषयान् कथमिव नाम भवान् तत्र कथमिव अवगमयिष्यति भवान् अन्यान्? जी, वर्तमान में जब मैं भारतवर्ष को देखता हूं या पूरे वैश्विक पटल पे जब चीजों को देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक जीवन शैली जो है वो अर्थ और काम को मुख्य रूप से देखती है, और जो धर्म जो है वो पृष्ठभूमि में चला गया है। कहीं ना कहीं हम उपभोग जो है उस तरह की मानव संस्कृति में है जो संस्कृति की अपसंस्कृति में जिसने बदल दिया है। तो मुझे ये लगता है कि संस्कृत और पर्यावरण के साथ साथ हमें संस्कृति भी जोड़ना चाहिए, जिससे हमको इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। क्योंकि जब हम पर्यावरण में असंतुलन की बात करते हैं तो उसका मुख्य कारण जो है मनुष्य है। हमें जरूरत है कि हम मनुष्य को जागृत करें और हम समझें कि किस तरह से हमारी संस्कृति ने जो भी पर्यावरण में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका दृष्टिकोण हमें क्या दिया था। हमें उस दृष्टिकोण को जागृत करने की जरूरत है, और हमारे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं या जो हमारी संस्कृति जो है उनमें इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है और प्रकृति के प्रति हमें सचेत करती हैं। हमें ये नहीं बोलती कि हम उसके रक्षक हैं, हमें ये बताती है कि मनुष्य वास्तव में प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आज की तारीख में यदि आप देखिए, विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति के जो मूल जो हैं उस पर आधारित है कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमें प्रकृति के अनुरूप और प्रकृति के लिए अपनी जीवन शैली को परिभाषित करना है। यही आप अगर IUCN देखें जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जो बात करता है, तो वर्तमान में वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। इसका मतलब प्रकृति पर आधारित संभावनाओं को बढ़ाने की जरूरत है। तो इन सभी का जिक्र हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, वेदों में और हमारी संस्कृति में इसको बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये हमारे परिवारों में संस्कार के रूप में दिए जाते थे, जो हमारे पूर्वजों से जो अगली पीढ़ी को ये एक संस्कार के रूप में दिए जाते थे। हमें जरूरत है कि मनुष्य को हम संवेदनशील बनाए और जो ये विशिष्ट आयाम जो है पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उसको हम लोग उजागर करें। तो मुझे लगता है संस्कृत, संस्कृति, पर्यावरण ये सभी तभी संभल पाएंगे। धन्यवादाः प्रोफेसर पवन कुमार जोशी वर्य। भवता अस्मदीये कार्यक्रमे स्वीयः अमूल्यः समयः प्रदत्तः, तदर्थं बहुशः धन्यवादाः भवत्कृते। धन्यवाद, नमस्कार। अहो, ज्ञानवर्धकः रुचिकरः च आसीत् संवादः एषः। नूनमेव। अयि प्रिय प्रेक्षकाः, भवन्तः सर्वे स्वीयाः प्रतिक्रियाः अपि प्रेषयन्तु। प्रतिक्रिया प्रेषणाय अन्तर्जालीय संकेतं तु सदा स्मरन्तु। प्रतिक्रियादिभिः सह एव अपेक्षामहे वयं गीतानुवाद स्पर्धा विषयिणीः भवदीयाः अधिकाधिक प्रविष्टिः। प्रिय दर्शकाः, स्मर्यते वा न वा अस्मदीयं सुमधुरं स्पर्धा गीतम् एतत्। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। प्रिय दर्शकाः, गीतस्य एतस्य स्वकीयाः मौलिकानुवादाः एतस्य मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषयन्तु। स्पर्धा विजेत्री नामोद्घोषणा च तदनु 18 दिनाङ्के भविष्यति। प्रिय प्रेक्षकाः, एतस्य अङ्कस्य अर्धहोरात्मकः अवधि अवसानमेति अधुना। तर्हि विरामः विधेयः। आगामी सप्ताहे एतस्मिन् एव काले पुनरागमिष्यामः। सर्वेषां माङ्गल्यम् अभिकाङ्क्ष्य विरमामः वयम्। नमो नमः। ललालं निकामं
स्वरम्